हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज पीस एंड कन्फ्लिक्ट्स विद चाइना। अब चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट्स तो बहुत हैं, पर पीस है कि नहीं वो पता नहीं। आज के टाइम में तो पीस नहीं है, लेकिन हाँ पहले हुआ करती थी। पहले हमने पीस एस्टैब्लिश करी थी। पहले चाइना के साथ इंडिया के बहुत फ्रेंडली रिलेशंस थे। सो इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो मेनलैंड चाइना है, जो आजाद हुआ 1949 में, और आज के टाइम पे जो ताइवान है, जो आइलैंड नेशन है ताइवान, तो ये कहलाया जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मेनलैंड चाइना है एंड ताइवान इज नोन एज रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इंडिया ऐसे पहले देशों में से था जिसने चाइना को, इंडिपेंडेंट चाइना को, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज किया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। नेहरू बिलीव दैट बोथ कंट्रीज शुड कोऑपरेट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अब जो नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, इनका कहना ये था कि अगर हमें पीस मेंटेन करनी है इस रीजन में, यानी कि रीजनल पीस हमें मेंटेन करनी है, तो हमें क्या करना होगा, चाइना के साथ कोऑपरेट करना होगा। अगर हम पीस मेंटेन करना चाहते हैं, जो हम पढ़ के आए हैं कि हाँ इंडिया जो है हमेशा पीस मेंटेन करने की बात करता है, कोऑपरेशन बढ़ाने की बात करता है, तो इंडिया ने, यानी कि जो हमारे लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका मानना ये था कि अगर हम शांति बनाए रखना चाहते हैं एशिया में, इस पूरे रीजन में, तो इंडिया एंड चाइना दोनों देशों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा डिफरेंट टर्म्स में। इन 1954 इंडिया एंड चाइना साइंड एन एग्रीमेंट बेस्ड ऑन पंचशील, आल्सो नोन एज 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब इसी के वजह से पीस मेंटेन करने के लिए ही 1954 में पंचशील अग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया एंड चाइना के बीच में। अब पंचशील अग्रीमेंट क्या है, इसमें 5 प्रिंसिपल्स लिखे हैं पीस मेंटेन करने के लिए। इंडिया एंड चाइना के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ, पंचशील अग्रीमेंट, जिसमें 5 प्रिंसिपल्स हैं जो दोनों नेशन को फॉलो करना था। पंचशील अग्रीमेंट में क्या लिखा है, कौन से 5 प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि इंडिया जो है वो चाइना के इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा और चाइना इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। हम एक दूसरे की सॉवरेनिटी, यानी कि हम डिसीजंस खुद ले सकते हैं, तो हम इसे सॉवरेन नेशन कहेंगे। हमारे देश में हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। कोई बाहर का इंसान, कोई बाहर के नेशन का कोई भी पर्सन हमारे बनाए हुए लॉज एंड पॉलिसीज में, नेशनल लॉज एंड पॉलिसीज जो बन रहे हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी कि जब एक नेशन अपने फैसले खुद ले रहा है, डिसीजंस खुद ले रहा है, तो वो नेशन कहलाया जाता है सॉवरेन नेशन। तो सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, इंडिया एंड चाइना दोनों ही एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि टेरिटरीज की रिस्पेक्ट करेंगे। एक दूसरे के लिए टेरिटरी को लेकर के इनमें डिस्प्यूट्स नहीं रहेंगे। ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट्स आज चलते हैं, टेरिटरी को ही लेकर के डिस्प्यूट्स चलते हैं। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, यानी कि नॉन अग्रेशन वाली पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे। कोई भी जो कंट्री है वो एक दूसरे के टुवर्ड्स अग्रेसिव एक्शंस नहीं लेगा, वॉर स्टार्ट नहीं करेगा, फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे इंडिया एंड चाइना दोनों ही। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, जो इंटरनल अफेयर्स हैं, अगर आपको आपके नेशन के लिए कोई भी लॉज पॉलिसीज बनानी है, आपके नेशन के डेवलपमेंट से रिलेटेड या कुछ भी आपके नेशनल लेवल के जो भी आप लॉज पॉलिसीज बना रहे हो, तो आपके नेशंस के डिसीजंस आप खुद लोगे। आप बाहर, यानी कि अगर इंडिया की हम बात करें तो चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में, एंड इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगा चाइना के अफेयर्स में। तो इस टाइप के कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि ये दोनों ही कंट्रीज, इंडिया एंड चाइना जो है, म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि ये दोनों कंट्रीज हर एक फील्ड में जितना हो सके उतना कोऑपरेट करेंगे और पीस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ट्रेड के टर्म्स में भी ये दोनों कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करेंगे, ट्रेड रिलेशंस भी सेटअप करेंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, वही बात है, पीस मेंटेन करनी है, शांति बनाए रखेंगे, इस एरिया में कोई भी कंफ्लिक्ट्स अराइज ना हो, इंडिया एंड चाइना के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट्स अराइज ना हो, और अगर कोई कंफ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो उन्हें पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो ये 5 प्रिंसिपल्स लिखे हुए थे पंचशील अग्रीमेंट में, जो साइन किया है इंडिया एंड चाइना ने कब, 1954 में। लेकिन अब ये पंचशील अग्रीमेंट के जितने भी यहाँ पे प्रिंसिपल्स लिखे हैं, 5 प्रिंसिपल्स लिखे हैं, आज के टाइम पे फॉलो नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती रही है, इंडिया जो है उसने सबसे पहले ये एक प्रिंसिपल जो है उसे फॉलो नहीं किया। इंडिया की वजह से ही हम कह सकते हैं इंडिया ने, क्योंकि इनमें से एक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, एक तरह से चाइना के इंटरनल अफेयर्स में हमने इंटरफेयर किया, इसी की वजह से ये रिलेशंस धीरे धीरे बिगड़ने लगे। लेकिन जो हमने इंटरफेयर किया था वो भी हमने एक तरह से गलत नहीं था, ये इंटरफेरेंस हमारा गलत नहीं था। क्यों? क्योंकि हम प्रोटेक्ट कर रहे थे, रेफ्यूजी को हम प्रोटेक्ट कर रहे थे।
दिस अग्रीमेंट वाज द सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ था, पंचशील अग्रीमेंट, ये एक तरह से पीस मेंटेन करने का, इंडिया एंड चाइना के बीच में पीस मेंटेन करने का एक जरिया था। पंचशील अग्रीमेंट जो है एक तरह से ये शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया एंड चाइना के फ्रेंडली रिलेशंस को, जो पहले अर्ली टाइम पीरियड में हुआ करते थे, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे 1950s में जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस थे उन्हें शो करता है कौन? पंचशील अग्रीमेंट। हिंदी चीनी भाई भाई, ये स्लोगन भी चला था 1950s में, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ हिंदी चीनी भाई भाई ये स्लोगन। मेन कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट, लेकिन अब धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, जिनमें से सबसे पहला मेन रीजन क्या था? कन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहां से हुए? तिब्बत इश्यू से। In 1950, China took control over Tibet. India was concerned because Tibet was the buffer zone between China and India. तो चाइना जो है उसने 1950 में जो तिब्बत है उसे एनेक्स कर लिया, उसे कॉन्कर कर लिया। तिब्बत पहले अलग नेशन हुआ करता था जहां पे मेनली बुद्धिज्म को लोग फॉलो किया करते थे, मॉन्क्स रहा करते थे मेनली। तो तिब्बत वाला एरिया जो है ये अलग नेशन था और तिब्बत चाइना और इंडिया के बीच में था, यानी कि चाइनीज टेरिटरी एंड इंडियन टेरिटरी को बिल्कुल अलग रखता था तिब्बत। अब तिब्बत को कॉन्कर कर लिया चाइना ने, यानी तिब्बत पे अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया चाइना ने। उसके बाद से इंडिया जो है, यानी हम लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। हाँ, हमें एक तरह से इंडिया जो है उसे ये लगने लगा, हमारे लीडर्स को लगने लगा कि कहीं ना कहीं चाइना जो है, जैसे उसने तिब्बत को कॉन्कर कर लिया, हो सकता है कि इंडिया के भी बॉर्डर्स को क्लेम करे चाइना, जो आज करता भी है। अक्साई चीन वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, उसे क्लेम करता है चाइना, अपनी टेरिटरी बताता है। तो ऐसा अब कंसर्न बढ़ने लगा। अब जो हमारे लीडर्स थे उन्हें लगने लगा कि हो सकता है कि फ्यूचर में चाइना जो है, चाइनीज आर्मी जो है वो अग्रेसिव हो जाए टुवर्ड्स इंडियन आर्मी एंड इंडिया में वो अंदर इंट्रूड भी कर सकते थे। तो इसको लेकर के जो इंडिया एंड चाइना है उनके बीच में डिस्प्यूट्स अराइज हुए, और साथ ही साथ जो भी तिब्बत को लेके इशू वगैरह चला था, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो तिब्बत इशू को ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तब हम उसमें जानेंगे कि कैसे वहां से दलाई लामा भाग के आए और यहाँ पे इंडिया ने उन्हें शरण दी, कह सकते हैं। इंडिया जो है उन्होंने दलाई लामा को प्रोटेक्ट किया और इसी की वजह से चाइना जो है वो नाराज हो गया इंडिया से, और इंडिया एंड चाइना के बीच में काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स राइज हुए। और इस कन्फ्लिक्ट का मेन आउटकम क्या निकला? बहुत डिवास्टेटिंग रिजल्ट निकला, दैट इज 1962 वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना के बीच में 1962 में वॉर हुआ, और ये सब क्यों हुआ? इसी तिब्बत इश्यू की वजह से। तो सेकेंड जो हमारा एक तरह से कॉज रहा है कन्फ्लिक्ट्स का, वो है बॉर्डर डिस्प्यूट्स। Now next cause is border disputes. Border disputes भी arise होते रहते हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में। इंडिया एंड चाइना had disagreements over the boundary in अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश। अक्साई चीन वाला एरिया जो जम्मू कश्मीर में, स्पेशली लद्दाख रीजन में जो एरिया है अक्साई चीन वाला एरिया, उस टेरिटरी पे क्लेम करता है चाइना। चाइना कहता है कि वो चाइनीज टेरिटरी का पार्ट है, बट इन रियलिटी वो स्टार्टिंग से ही इंडियन टेरिटरी का पार्ट रहा है अक्साई चीन वाला एरिया। देन हमारा अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, उस पूरे स्टेट को क्लेम करता है चाइना, अपनी टेरिटरी मानता है चाइना। उसका कहना है कि पूरा स्टेट जो है वो चाइना के ही अंडर में आता है, जबकि रियलिटी क्या है अगेन कि इंडिया का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो ये दो ऐसे एरियाज हैं जहां पे कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में, बॉर्डर्स को लेके कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में, स्पेशली अक्साई चीन को लेके एंड अरुणाचल प्रदेश को लेके। चाइना क्लेम दीज एरियाज लीडिंग टू टेंशंस। अब चाइना जो है वो इन एरियाज को क्लेम करता है, अपनी टेरिटरी बताता है, और इसी को लेके टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में। ऐसा काफी बार हुआ है कि बॉर्डर्स को लेके ही डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इसी के वजह से 1962 में वॉर भी हुई इंडिया एंड चाइना के बीच में। The 1962 war. The tensions finally resulted in the Sino-Indian War of 1962. अब सबसे पहले तिब्बत इश्यू जो हुआ, जहां पे चाइना ने तिब्बत को कॉन्कर करा। तिब्बतियंस जो थे वो नहीं चाहते थे चाइना के साथ जुड़ना, और इंडिया ने क्या किया? तिब्बत का साथ दिया। इंडिया भी चाहता था, इंडिया जो है उसने तिब्बत को सपोर्ट किया। अब क्योंकि ये इंटरनल अफेयर हो गया, चाइना किस एरिया पे क्लेम करना चाहता है, किस एरिया को कॉन्कर करना चाहता है, वो चाइना का अपना मैटर है, चाइना का इंटरनल अफेयर है चाइना, और हमने उसके इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर किया इंडिया ने।
इसका मतलब क्या है, हमने जो 5 प्रिंसिपल्स थे, पंचशील अग्रीमेंट के जो 5 प्रिंसिपल्स थे, उनमें से एक प्रिंसिपल को हमने तोड़ा, उसके एक प्रिंसिपल को हमने फॉलो नहीं किया। नॉन इंटरफेरेंस वाला जो हमारा प्रिंसिपल था उसे इंडिया ने फॉलो नहीं किया। चाइना के इस इंटरनल अफेयर में जो चाइना कॉन्कर करना चाहता था, एनेक्सेशन जो कर रहा था तिब्बत का, तो उसको लेके इंडिया जो है उसने तिब्बत को सपोर्ट किया और दलाई लामा को असाइलम प्रोवाइड किया। तो इसकी वजह से ही चाइना नाराज था इंडिया से, और इसी की वजह से चाइना ने क्या किया, जब इंडिया ने 5 प्रिंसिपल्स में से एक को फॉलो नहीं किया तो चाइना ने भी धीरे धीरे सारे जो अग्रीमेंट के जो लॉस थे, सारे जो प्रिंसिपल्स थे, उन्हें चाइना ने तोड़ना स्टार्ट किया। उन सभी प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में चाइना चला गया। हम कह सकते हैं कि इसके बाद ही टेंशंस क्रिएट होती चली गई और यही मेन रीजन रहा है 1962 के वॉर का। चाइना जो है टेरिटरीज को क्लेम करता है, जबकि ये भी लिखा है कि हम एक दूसरे की टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेंगे। पंचशील अग्रीमेंट में ये भी प्रिंसिपल लिखा था, बट चाइना ने क्या किया, टेरिटरीज की रिस्पेक्ट नहीं करी, हमारी टेरिटरीज को चाइना क्लेम करता है। तो चाइना क्या कर रहा है, अब चाइना भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता चला गया इंडियन बॉर्डर्स पे, और इसी की वजह से 1962 में वॉर हुई, सीनो इंडियन वॉर 1962 में हुई। अब इस वॉर के क्या की पॉइंट्स थे, चाइना अटैक्ड इंडिया इन बॉर्डर एरियाज। जो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पे कभी सोचा ही नहीं था कि इंडिया एंड चाइना के बीच में वॉर होगी। हिंदी चीनी भाई भाई, ये स्लोगन बहुत पॉपुलर था। माना जाता था कि ये दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत गहरी है, दोनों नेशंस के बीच में। तो ऐसा माना जाता था कि इंडिया एंड चाइना के बीच में कभी वॉर होगी नहीं, इसलिए कभी भी इंडियन आर्मी वहां पे ज्यादा बड़ी आर्मी जो है वहां नहीं रखी गई चाइनीज बॉर्डर के तरफ। पाकिस्तान बॉर्डर्स जो है वहां पे हमने इंडियन आर्मी मेंटेन करी थी, बट चाइनीज बॉर्डर की साइड हमने इंडियन आर्मी ज्यादातर सोल्जर्स जो है वो रिक्रूट नहीं करे थे, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई 1962 के वॉर में, और इंडिया जो है उसकी हार हुई, इंडिया की डिफीट हुई। यानी इंडिया जो है 1962 में जो वॉर हुआ चाइना के साथ, उसमें इंडिया हार गया। दिस वॉर एंडेड द आइडिया ऑफ हिंदी चीनी भाई भाई। और ये जो वॉर हुई थी, इसके बाद जो हिंदी चीनी भाई भाई वाला स्लोगन था, एक तरह से इसका अब कोई महत्व नहीं रह गया। अब इस स्लोगन को कोई मानता नहीं था। क्यों? क्योंकि टेंशन इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, इतने बहुत बड़ी वॉर हुई थी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो कभी सोचा नहीं था। ऐसी चीज हुई थी, अनएक्सपेक्टेड थिंग थी ये, कि इंडिया एंड चाइना के बीच में वॉर हो रही है, जहां पे हम लोग समझते थे, नेहरू जी को इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि आपने सोचा था कि चाइना जो है इसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, तो चाइना कभी हम पे अटैक करेगा नहीं, और आपने वहां पे मिलिट्री जो है वो रिक्रूट नहीं करी, और इसी की वजह से क्या हुआ है, इंडिया की आज हार हुई है। इस वॉर में इंडिया हार गया है। नेहरू जी को इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। तो अब ये वॉर जो हुई उसके बाद से ये जो स्लोगन बहुत पॉपुलर हुआ था ना, ये स्लोगन की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई। इफेक्ट्स क्या थे वॉर के, रिजल्ट्स क्या निकले, इंडिया इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग। अब इंडिया को लगा कि हाँ, अब वॉर कभी भी हो सकती है, दोबारा भी वॉर हो सकती है, दोबारा से हम ना हारे, हमारा उतना लॉस ना हो, उसके लिए हमने क्या किया, अपने डिफेंसिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। डिफेंस रिलेटेड वेपन्स वगैरह हो गए, या डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हमें चाहिए, डिफेंस डिपार्टमेंट में हमने ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्च करने स्टार्ट किया। हमने अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करी। रिलेशंस विद चाइना बिकेम टेंस, और चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस जो है वो खराब होने लगे। जो एक टाइम में बहुत फ्रेंडली रिलेशंस थे वो खराब होने लगे। नेहरू फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर ट्रस्टिंग चाइना टू मच। नेहरू जी ने क्योंकि चाइना पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, चाइना ऐसा मानते थे नेहरू जी कि चाइना जो है वो कभी इंडिया के साथ वॉर कर ही नहीं सकता है, हमारे बीच में फ्रेंडली रिलेशंस हैं, तो उसको लेकर के उनके ज्यादा ही उन्हें ओवर ट्रस्ट था चाइना पे, और इसी की वजह से क्या हुआ है, इन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि आपने आंख बंद करके भरोसा कर लिया चाइना पे कि चाइना कभी अटैक नहीं करेगा, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी और नेशन पे, आपको अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बना के रखनी चाहिए, और बॉर्डर एरियाज पे, हर एक एरिया पे, बॉर्डरिंग एरिया पे आपको मिलिट्री रिक्रूट करनी चाहिए, सोल्जर्स रिक्रूट करने चाहिए थे। तो इसको लेके नेहरू जी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या समझा कि इंडिया एंड चाइना के बीच में कैसे फ्रेंडली रिलेशंस स्टार्टिंग में एस्टैब्लिश हुए थे, और धीरे धीरे वही जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं वो टेंशंस में कन्वर्ट होते चले गए, कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, और रिजल्ट क्या निकला 1962 का, बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग वॉर, जिसमें इंडिया हार गया था। और इसके बाद जब इंडिया हार गया 1962 के वॉर में, तो पाकिस्तान को भी लगा था कि वो भी इंडिया को आसानी से हरा सकता है, इसलिए 1965 में पाकिस्तान ने भी अटैक किया इंडिया पे, बट उसमें इंडिया जीत गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक, इन 3 सालों के अंदर अंदर हम अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इंप्रूव कर चुके थे कि अब हम लोग लड़ सकते थे, अब हम लोग वॉर कर सकते थे, और जीतने की भी हमें क्षमता थी। हम जीत सकते थे, वॉर अच्छे से कर सकते थे। हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ 3 सालों के अंदर अंदर हमने बहुत ज्यादा
ज्यादा इंप्रूव कर ली थी। बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज, बहुत ज्यादा एडवांस वेपन्स जो हैं वो हमने अपने कंट्रीज में रख रखे हैं ऐसी ही वॉर लाइक सिचुएशंस के लिए। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।